Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JMS of the topic S block. Our first question is MCQ single correct answer. CO2 potassium superoxide is used in oxygen cylinders in space and submarines because it option number A absorbs CO2 and increase O2 content. Option number B eliminates moistures. Option number C absorbs CO2. Option number D produces ozone. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। KO2 when KO2 react with water it gives KOH and H2O2 and O2. KO2 is used as an oxidizing agent. KO2 हमारा किस प्रकार यूज किया जाता है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It is used as air purifier in space capsule, submarines and breathing mask as it produces oxygen and remove carbon dioxide. जो CO2 होता है हमारा यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो हमारा CO2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह यूज किया जाता है. ठीक है. In the space capsule and submarines breathing mask as it produce oxygen and remove carbon dioxide. यह प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है. ओके. जो हमारा CO2 होता है यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है. CO2 इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है. कहाँ पे? स्पेस में एज ए कैप्सूल प्यूरिफायर. ठीक है. सबमरीन एंड ब्रीथिंग मास्क बिकॉज सबमरीन और ब्रीथिंग मास्क की तरह भी यूज होता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है. So we can say that our right answer will be option number A. Option number A is our right answer. Absorb CO2 and increase O2 content. Because जो CO2 होता है हमारा यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. It is used in oxygen cylinder or space submarine because it produces oxygen and जो हमारा CO2 होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिमूव करता है. ओके. सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. Our next question is the metallic sodium dissolve in liquid ammonia to form deep blue colored solution. The deep blue color is due to formation of. जब हम मेटल सोडियम को डिसॉल्व करते हैं किस में? लिक्विड अमोनिया में. तो क्या फॉर्म करता है? डीप ब्लू कलर फॉर्म करता है. द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू. किसके कारण होता है डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन? वही हमको बताना है. ऑप्शन नंबर A सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन नंबर B सॉल्वेटेड एटॉमिक सोडियम. ऑप्शन नंबर C Na+N ऑप्शन नंबर D NaNH2+H2. किसके कारण होता है बताइए. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. द अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. The metal loses electron and combine with ammonia molecule. The alkali metals dissolve in liquid ammonia without evolution of hydrogen gas. जब अल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में
डिसॉल्व करते हैं तो वह क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस मतलब प्रोड्यूस नहीं करता है। द मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ओनली मेटल क्या करता है? लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कंबाइन हो जाता है किसके साथ? अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है। जब हमारा एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ लिक्विड अमोनियम डिसॉल्व होता है तो वह कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, मतलब देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको अच्छे से फिर से एक बार समझते हैं। जो हमारा एल्कली मेटल होता है, जब लिक्विड वॉल्यूम में हम डिसॉल्व करते हैं तो वह कोई भी हाइड्रोजन गैस को इवालुएट नहीं करता है, ठीक है, विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। द मेटल लॉसेस, सिर्फ मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और कंबाइन हो जाता है किसके साथ? अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। देखिए मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लॉस करने के बाद क्या हो जाता है? अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारा रिएक्शन हो गया। इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। जो हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर शो करने के लिए, जो हमारा डीप ब्लू कलर शो होता है, ठीक है। So we can say that option number A is our right answer due to the solvated electron. जब भी हमारा मेटल सोडियम डिसॉल्व होगा लिक्विड अमोनिया में तो क्या जो मेटल होगा वह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव करेगा और कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? अमोनिया के साथ कंबाइन होके वह डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, ड्यू टू दी सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए metal M readily form its sulfate metal sulfate which is water soluble। जो मेटल होगा रेडली फॉर्म करेगा क्या? सल्फेट, मेटल सल्फेट विच इज़ वाटर सॉल्युबल, क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। इट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड MO which becomes inert on heating। It forms an insoluble oxides metal hydroxide, insoluble hydroxide which is soluble in NaOH solution। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में? मेटल रेडली फॉर्म मेटल सल्फेट, ठीक है। जो हमारा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जो रेडली फॉर्म मेटल सल्फेट, ठीक है। और क्या बोला है? इट फॉर्म इट्स मेटल ऑक्साइड विच इज़ इनर्ट ऑन हीटिंग। और जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा इनर्ट हो जाएगा कब? हीट करने पे। और क्या बोला है? इट फॉर्म एन इनसॉल्युबल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा वह इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, विच इज़ सॉल्युबल इन NaOH। और जो सॉल्युबल होगा किसमें सॉल्युबल होगा? वह किसमें सॉल्युबल होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेटल होगा बताइए जो रेडली फॉर्म करे मेटल सल्फेट और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा लेकिन वह इनर्ट हो जाएगा कब? हीट करने पे, ठीक है। इट फॉर्म एन इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। और किसका फॉर्मेशन करेगा? इंसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और विच फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता हो, ठीक है। सॉरी ये लाइन क्या था? ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन
नहीं करता है। क्या करता है? इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, विच इज सॉल्युबल इन ओनली इन NaOH। इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है विच इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मेटल होगा वही बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सल्फेट ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर स्प्रिंगली सॉल्युबल और ऑलमोस्ट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो सल्फेट ऑफ अल्कली अर्थ मेटल होता है आर स्प्रिंगली सॉल्युबल और ऑलमोस्ट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अल्कली मेटल अर्थ मेटल का जो होता है, मेटल के अल्कली अर्थ मेटल होते हैं वह स्प्रिंगली क्या होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं या फिर नॉट सॉल्युबल होते हैं। किसमें? वाटर में। वेयर बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, सिर्फ बेरिलियम सल्फेट ही सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन NaOH। जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन किस में सॉल्युबल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। देख लीजिए, जब हम बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो Na2BeO2 का फॉर्मेशन कर रहा है प्लस वाटर दे रहा है। चलिए हम इसको एक बार और समझते हैं। जो अल्कली अर्थ मेटल के सल्फेट होते हैं आर स्प्रिंगली सॉल्युबल और ऑलमोस्ट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वेयर एज बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर इज ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। सिर्फ अल्कली अर्थ मेटल का एक ही मेटल जो है रिएक्शन करता है, सॉल्युबल होता है वाटर में ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, बेरिलियम सल्फेट ओनली। ओके, और जो होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट इट इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, so we can say that our right answer will be option number D is the our right answer। बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है? रेडली रिएक्ट करता है किसके साथ? सल्फेट, सल्फेट के साथ। ठीक है, जो होता है बेरिलियम रेडली फॉर्म सल्फेट, क्या करता है? मेटल सल्फेट फॉर्म करता है विच इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जब हमारा सल्फेट ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर स्प्रिंगली सॉल्युबल और ऑलमोस्ट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो हमारा अल्कली अर्थ मेटल का सल्फेट होता है, सल्फेट ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है या फिर ना ही सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। ठीक है, बेरिलियम सल्फेट इज ओनली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, ओनली सॉल्युबल होता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, सो फाइनली हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस हेल्प इन। जो हमारा सीमेंट होता है, इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर, इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल, पानी क्या छिड़का जाता है सीमेंट प्लास्टर पे टाइम टू टाइम। दिस हेल्प इन, इससे क्या हमारा फ़ायदा होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रेटिंग सैंड एंड ग्रेवल मिक्स्ड विथ सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी कन्वर्टिंग सैंड इनटू सैलिसिलिक एसिड।
ऑप्शन नंबर डी कीपिंग इट कूल। बताइए किसके कारण। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस which develop interlocking crystal of hydrated silicate। सीमेंट प्लास्टर पे जो हमारा वाटर होता है स्प्रिंगल किया जाता है टाइम टू टाइम विच हेल्प इन किस में हेल्प करता है। सीटिंग ऑफ सीमेंट ठीक है। सीटिंग ऑफ सीमेंट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जो डेल्टा एच होता है क्या होता है निगेटिव होता है। विच डेवलप्स इंटरलॉकिंग क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट। वो क्या करता है इंटरलॉकिंग करता है क्रिस्टल इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स। ओके सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सही आंसर होगा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट। जो क्या बोला गया था क्वेश्चन में क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर वाटर इज स्प्रिंकल। जो पानी हमारा छिड़काव होता है टू फ्रॉम टाइम टू टाइम किया जाता है। दिस हेल्प इन कि इसमें मतलब फ़ायदा होता है आवश्यक होता है। डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स। ओके so we should proceed to our next question. The solubilities of carbonates decreases the solubilities of carbonates decrease down the magnesium group due to a decrease in option number A hydration energy of cations, option number B interionic attraction, option number C entropy of solution formation, option number D lattice energies of solids। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है जो सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज। जो सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट की सॉल्बिलिटी होती है डिक्रीज होता है डाउन दी मैग्नीशियम ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जो होता है सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन किसके डिक्रीज के कारण। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इंटरआयनिक अट्रैक्शन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। किसके कारण होता है बताइए। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे द लैटिस एनर्जी ऑफ कार्बोनेट्स रिमेन अप्रॉक्सीमेटली सेम। जो लैटिस डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे कहाँ अल्कली अर्थ मेटल में मैग्नीशियम ग्रुप में तो हम क्या होगा जो लैटिस एनर्जी होगा कार्बोनेट का रिमेन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा सेम होगा ना। हाउएवर द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मेटल कैटायन डिक्रीज और जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा मेटल कैटायंस का वो बेरिलियम+2 से बेरियम+2 तक क्या करेगा डिक्रीज करेगा। जो हमारी लैटिस एनर्जी होगी ऑलमोस्ट रिमेन सेम होगी डाउन द ग्रुप इन ए मैग्नीशियम ग्रुप एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज करेगी डाउन दी ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम+2 बेरियम+2। ओके हेंस द सॉल्बिलिटीज ऑफ कार्बोनेट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल डिक्रीज डाउन दी ग्रुप जिसके कारण सॉल्बिलिटी ऑफ जो कार्बोनेट होता है अल्कली अर्थ मेटल में डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है फ्रॉम बेरिलियम+2 बेरियम+2 जिसके कारण उसकी सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट भी क्या करेगी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप मेनली ड्यू टू डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस फ्रॉम बेरिलियम+2 बेरियम+2। ओके मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके
So we can say that our right answer will be option number A. As we know that our hydration energy decreases down the group, ओके। और जो हमारी लेटिस एनर्जी होगी ऑलमोस्ट सेम होती है ग्रुप में, ठीक है। जो ग्रुप होता है हमारा बेरियम प्लस टू लेटिस एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है। ओनली डिक्रीजेस व्हाट हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम दी बेरियम प्लस टू ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा ऑप्शन, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑप्शन नंबर ए कैल्सिनेटेड जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी सी सेल्स, ऑप्शन नंबर सी डोलामाइट, ऑप्शन नंबर डी मार्बल स्टेच्यूज। इसमें क्वेश्चन हमें क्या बताना है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो लाइकली कंटेन नहीं करता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को, बताइए। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो हमारा जिप्सम होता है CaSO4.2H2O जो होता है वह, जो हमारा जिप्सम होता है CaSO4.2H2O वह कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन नहीं करता है, ओके, ठीक है। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कैल्सिनेटेड जिप्सम। कैल्सिनेटेड जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन नहीं करता है, ओके। 1 mole of magnesium nitride on the reaction with excess of water gives 1 mole of magnesium nitride on reaction with excess of water। 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ वाटर तो क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए 1 मोल ऑफ अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी 2 मोल ऑफ नाइट्राइड एसिड, ऑप्शन नंबर सी 2 मोल ऑफ अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए इस क्वेश्चन में जब हम मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 का रिएक्शन हम जब किसके साथ कराएंगे, वाटर 6 मोल वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, ठीक है। तो 6 मोल, सॉरी 6 मोल नहीं, बैलेंस करेंगे हम इक्वेशन को तो 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और 2 मोल NH3 मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 मोल ऑफ अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी 2 मोल ऑफ अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो होगा 2 मोल अमोनिया मिलेंगे, ठीक है, 2 मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ देखिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर, ओके, 2 मोल ऑफ अमोनिया। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। जब हमारा देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट किया वाटर 6 मोल वाटर के साथ तो 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल अमोनिया दिया, ठीक है। तो ठीक है, कितने मोल अमोनिया दिया, 2 मोल अमोनिया और 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। जब हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड 6 मोल वाटर के साथ रिएक्शन किया, ओके। So we can say that our right answer will be option number C, जो हमारा सी होगा राइट आंसर होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया, ओके।
We should proceed to our next question. Which one of the following species is diamagnetic in nature? ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो कि डायमैग्नेटिक इन नेचर है, बताइए। डायमैग्नेटिक क्या होता है, पहली बात जिसका सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर तो हो, ठीक है। तो हीलियम+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताइए। हीलियम+2, हीलियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। हड क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो दो 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 मॉलिक्यूल है हीलियम, तो दो दो कितना हो गया, 4 हो गया। और +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 - 1 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वाटर H2 में, सॉरी H2 में हाइड्रोजन में 2 थे, तो सॉरी ये इसमें, सॉरी ये क्या हो गया, 3 थे, इसमें 3 होंगे, रुकिए यार गलती हो गई, हम सॉरी हमने क्या नहीं किया, ये दो दो 2 मोल हीलियम है ना, 2 है, 2 एटम्स। तो 2 × 2 - 1 तो कितना आया, 3 आया। और 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, ठीक है, कितना हो गया, 2। और H2+ में 2 × 1 - 1, ठीक है। 2 एटम है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और -1 +1, ठीक है। तो कितना बचा, 1 हुआ। और H2- के पास 2 × 2 + 1, तब कितना हो गया, 5। देखिए इसके पास कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3, 1 और 5 हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए। और जिसके पास 2 है, मतलब 2 मतलब डायमैग्नेटिक, तो हमारा जो कौन सा मॉलिक्यूल H2 होगा, क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, ओके। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। टी फार्मूला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करते हैं। अगर मॉलिक्यूल अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा तो वह सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ओके। हील H2 इज डायमैग्नेटिक एज इट कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो H2 होगा वह हमारा डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यह ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा, ओके। H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, H2+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और H2- के पास 3 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा जो है H2 ही क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ओके, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ओके। बिकॉज H2 मॉलिक्यूल हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन H2 के पास नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, जिसके कारण वह डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, H2, ओके। So we should proceed to our next question. Based on lattice energy and other considerations, which one of the following alkali metal chloride is ex- expected to have the highest melting point? Based on lattice energy and other consideration, which one of the following alkali metal chloride is expected to have highest melting point? ऐसा कौन सा अल्कली मेटल क्लोराइड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? हम लेटिस एनर्जी फैक्टर और अदर कंसिडरेशन को भी कंसिडर कर रहे हैं, ओके। अदर फैक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं, ओके। बताइए ऐसा कौन सा अल्कली क्लोराइड होगा, बताइए। LiCl, NaCl, KCl कि RbCl, बताइए। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। LiCl हैज़ पार्शली कोवैलेंट करेक्टर, जो LiCl होता है इसके पास पार्शली कोवैलेंट करेक्टर होता है।
अदर हाईलाइट आर आयनिक इन नेचर, और जो अदर हाइलाइट्स होते हैं एल्कली मेटल के, वह क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। सिर्फ जो हमारा LiCl होता है पार्शली कोवैलेंट होता है। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ आयनिक रेडियस। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ द केटायन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लैटिस एनर्जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, बिकॉज आवर लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ओके, anion being the same, larger is the lattice energy, higher will be the melting point, hence NaCl will have highest lattice energy। देखिए, जो हमारा लैटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है, और पोलराइजिंग पावर केटायन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन एंड एनॉयंस। और जो हमारी क्या होती है लैटिस एनर्जी होती है, वह जो हमारी लैटिस एनर्जी होती है वह किसकी ज़्यादा होगी, अल्कली मेटल में NaCl की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, जो हमारी LiCl होगा वह कोवैलेंट इन नेचर होगा। ठीक है, और हमारी लैटिस एनर्जी जिस भी मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, तो NaCl विल हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। जो NaCl होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और LiCl हमारा क्या होगा, पार्शली कोवैलेंट होगा। ठीक है, जिसके कारण उसका लैटिस एनर्जी कम होगा एज कंपेरिजन टू दी NaCl। ओके, अल्कली मेटल के क्लोराइड होते हैं सभी क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो हमारा लिथियम क्लोराइड होता है पार्शली कोवैलेंट होता है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी जो हमारी होती है NaCl की सबसे ज़्यादा होती है, तो NaCl की सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है, तो NaCl की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा NaCl। ओके, our next question is which of the following statements in relation to the hydrogen atom is correct। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हाइड्रोजन एटम के लिए सही है। 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर सी 3s and 3p orbital are of lower energy than 3d। Option number D 3s 3p and 3d orbital all have same energy। कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो एनर्जी होता है एनर्जी जो एनर्जी होता है हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे हमारा 3s हो गया तो 3s का एनर्जी कम होगा किससे, जो हमारा 3s का एनर्जी होगा लेस होगा किससे, 4s से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी 3s की एनर्जी होगी कम होगी 3p से, ये हमारा कहना गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, जो हमारी 2s और क्या बोलते हैं 2p इसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 3s 3p। ठीक है, ऐसा बोलेंगे इक्वल टू 3d। ठीक है,
So we can say that the energy of substance depend upon only प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो सिंगल सिस्टम इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। फॉर द सेम एन द एनर्जी विल बी सेम। तो 3s 3p और 3d के लिए एनर्जी क्या हो गया? सेम होगा। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करेंगे तब वहाँ क्या हम रूल फॉलो करेंगे? एन प्लस एल, जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी सबसे, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का एन प्लस एल सेम आ जा रहा है तो उसका फिर एनर्जी एन प्लस एल अगर सेम आ जा रहा है तो जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन ये इस क्वेश्चन में हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पूछा है, तो जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन 3s 3p 3d में सब में एन की वैल्यू क्या है? 3 है, तो एनर्जी तीनों की क्या होगी? सेम होगी। ऑल हैव सेम एनर्जीज, 3s 3p और 3d की। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं नोट करके। इन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच एज एच एटम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। जो एन क्या होता है? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे सिर्फ हमारा एनर्जी डिपेंड करती है। हेंस आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2s 2p 3s 3p 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी 2s और 2p से। फिर उससे ज़्यादा 4s 4p 4d की होगी, ठीक है, और 4f। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर। जो 3s 3p और 3d का एनर्जी सेम होगा, क्योंकि जो एनर्जी होता है हमारा सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। और इस केस में तीनों का एन क्या है? सेम है, 3 3p और 3d। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑल हैव सेम एनर्जी। ओके, our next question is the ionic mobility of alkali metal ion in aqueous solution is maximum for। The ionic mobility of alkali metal ions in aqueous solution is maximum for। किसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी? अल्कली मेटल आयन की इन एक्वस सॉल्यूशन में, बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए के प्लस, ऑप्शन नंबर बी आर बी प्लस, ऑप्शन नंबर सी लिथियम प्लस, ऑप्शन नंबर डी सोडियम प्लस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सिंस द मोबिलिटी ऑफ सिंस द मोबिलिटी ऑफ आयन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दियर हाइड्रेटेड आयन, हेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी। देखिए, द मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, जो हमारा मोबिलिटी होता है आयन्स के साइज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ओके, तो सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? अल्कली मेटल में रुबिडियम की होती है, उससे छोटी किसकी होती है? पोटेशियम की होती है, उससे छोटी सोडियम की होती है, सबसे छोटी लिथियम की होती है, ठीक है। तो हमारा मोबिलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर फॉलो होगा। सॉरी, यहाँ इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, क्या मोबिलिटी जो होता है साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तभी ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था जल्दीबाजी में। यहाँ लिख दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये ऑर्डर फॉलो होगा। सबसे ज़्यादा रुबिडियम प्लस, फिर उसके बाद पोटेशियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, फिर उसके बाद सबसे कम किसका होगा? लिथियम प्लस का। ओके,
So we can say that our right answer will be option number B. Option number B is our right answer. Okay. Our next question is, which of the following on thermal decomposition yield a basic as well as an acidic oxide? Which of the following thermal decomposition yield a basic as well as acidic oxide? Option number A NaNO3, option number B KClO3, option number C CaCO3, option number D NH4NO3. Which of the following decomposition yield basic as well as acidic oxide? हमें बताना है इस क्वेश्चन में. ओके, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन? ओके, वही बताना है. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ बेसिक. जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम कराएंगे तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड. और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा क्या होगा? बेसिक इन नेचर. ठीक है. और जो CO2 होगा एसिडिक इन नेचर होगा. ठीक है. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज ए एसिडिक इन नेचर और कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा. ओके ओके. So we can say that our right answer will be option number C, because जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, हीट कराएंगे, तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा एसिडिक इन नेचर होगा और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा वह बेसिक ऑक्साइड होगा और CO2 एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है. Okay, so our right answer will be option number C. Okay, thank you to you all my dear friends for watching our video. Thank you.